अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हम अस्पताल के अंदर किस वक्त आसानी से दाखिल हो सकते हैं? मैंने दरियाफ्त किया, तुम किसी भी वक्त आसानी से या मुश्किल से दाखिल नहीं हो सकते। इसकी वजह एक तो यह है कि उसके गेट पर हर वक्त दो फौजी स्टीन गने लिए पहरे पर मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि अस्पताल के गेट पर दो क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरे नस्ब हैं, जो हर लम्हे गेट के अंदर बहर और खारदार तारों वाली दीवार की तस्वीरें मॉनिटर रूम में भेजते रहते हैं, जो अस्पताल के गेट के अंदर बिल्कुल साथ ही बना हुआ है। पोशाली कहने लगी, लेकिन हमें हर हालत में सबसे पहले फौजी अस्पताल की चार दीवारी के अंदर दाखिल होना होगा। मैंने पूछा, अस्पताल का मुर्दा खाना किस जानिब है? कैप्टन ने अपने सर को इस बात के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कहा, मैं यही सब कुछ बताने तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम्हें भी इसलिए दोबारा यहाँ आने के लिए कहा था। मैं आज एक साथी की आदत के बहाने अस्पताल में गया और अस्पताल के बाहर और अंदर मैन होल को बड़े गौर से देखा। मुझे ये मालूम है कि कौन सा गटर किस मैन होल से शुरू होकर किस मैन होल के नीचे से गुजरता है। अस्पताल के गेट से कुछ दूर पीछे अस्पताल की दीवार के आगे से जो सड़क गुजरती है, वहाँ छोटे से फुटपाथ के साथ ही गटर का मैन होल है। उस गटर का गंदा पानी अस्पताल के अंदर से आकर मैन सेवरेज डिपॉजिट की तरफ निकल जाता है। उसे बाज़ मसलतों के पेश नज़र चौड़ा बनाया गया है और दोनों जानब छोटे फुटपाथ बनाए गए हैं। छत ऊंची है। गटर की दीवार पर बिजली के मोटे मोटे तार और स्विच भी लगे हुए हैं। कैप्टन की स्कीम के मुताबिक हम एक वैगन पर रेड क्रॉस का सुर्ख निशान बनाकर उसे किसी प्राइवेट क्लिनिक की एम्बुलेंस की शक्ल देनी थी। उस वैगन में सवार होकर हमें आधी रात के बाद वहां आकर वैगन को सड़क पर एन गटर के मेन होल के ऊपर लाकर खड़ा करना था। फिर गाड़ी के नीचे लगे साइलेंसर की मरम्मत के बहाने हमें वैगन के नीचे घुसकर बारी बारी मैन होल का ढक्कन उठाकर नीचे गटर में उतर जाना था। उस मर्द मुजाहिद ने बताया कि यह गटर अस्पताल की दीवार के नीचे से गुजरता हुआ हमें कम से कम 150 कदमों के फासले पर पहले मैन होल की बनी हुई सीढ़ी तक पहुंचा देगा। उससे पहले मैन होल से जब हम बाहर निकलेंगे तो अस्पताल की चार दीवारी के अंदर मुर्दा खाने वाले कमरे के नकब में होंगे। जब ये मर्द मुजाहिद हमें अपनी स्कीम की तमाम जजियात और तफसीलात से आगाह कर चुका तो बोला, मुझे अफसोस है कि इस मिशन पर मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता। यह मिशन तुम्हें खुद ही मुकम्मल करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा असला ज़रूर ला दूंगा जो इस ऑपरेशन में तुम्हारे काम आ सकता है। जहाँ तक वैगन का ताल्लुक है, उसका बंदोबस्त खलील करेगा। यह एक पुरानी वैगन होगी और तुम्हें खलील के तिमारपुर वाले गिराज के बाहर खड़ी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि तुम कल या परसों आधी रात के बाद अपने मिशन पर अमल शुरू कर दो। कल रात के वक्त गिराज के बाहर वैगन तुम्हें तैयार मिलेगी। अल्लाह के हुक्म से जब तुम माइक्रो फिल्म निकाल लाने में कामयाब हो जाओ तो तुम उसे पुशाली के पास रहने दोगे। वो इसी तय खाने में वापस आ जाएगी और तुम अपने मोती नगर वाले बंगले में चले जाओगे। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब पूछने वाली कोई बात नहीं रही। क्यों पुशाली? उसने भी नफ़ी में सर हिला दिया। कैप्टन ने सवाल किया, क्या तुम दोनों इस मिशन पर जाओगे? पोशाली बोली, हम दोनों का साथ जाना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे का कोर और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। कैप्टन सर को ज़रा सा हिलाकर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि तुम किसी आसान मिशन पर नहीं जा रहे हो। जब तुम गटर में से अस्पताल के हाथ में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें इंतहाई मोहतात रहना होगा, क्योंकि मुर्दा खाने के इर्द गिर्द हिमा वक्त इंडियन फौजी मौजूद होते हैं। वो तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन तुम उन्हें नज़र आ सकते हो। और ये भी याद रखना कि उनमें से हर फौजी को हुक्म दिया गया है कि वो रात के वक्त अगर किसी इंसान को मुर्दा खाने की तरफ बढ़ते देखें तो उसी वक्त उसे गोली मार दें। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से फौजी अस्पताल के सारे अमले को बाकायदा हिदायत की गई है कि वो किसी भी हालत में रात के वक्त मुर्दा खाने की तरफ ना जाएं। मैंने कहा, हम कल रात इस मुहिम पर निकल खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। एम्बुलेंस वैगन तुम्हें कल रात खलील के गैराज के बाहर खड़ी मिलेगी। खलील के हाथ में चमड़े का एक थैला भिजवा दूंगा जिसमें तुम दोनों के लिए ज़रूरी असला होगा। अल्लाह तुम्हारा मुहाफ़िज़ हो। यह कहकर वो मर्द मुजाहिद उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब फिर एक रात मेरे सामने थी जब मुझे अपने बंगले से इस तरह निकलना था कि मेरे पीछे लगे हुए एजेंट को मेरी खबर ना हो। उसे मैंने अभी तक नहीं देखा था। मुमकिन था कि मेरे इंटेलिजेंस बॉस मिस्टर तिवारी ने
किसी भी आदमी को मेरे बंगले की निगरानी के लिए ना लगाया हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मैं अपने पीछे लगे हुए 2 आदमियों को हलाक कर चुका था। यही वजह थी कि मैं अपने बंगले से निकलते वक्त बड़ा मुहतात रहता था। उस रात भी मैं निहायत खामोशी से बेडरूम में जाकर सो गया था। दूसरे दिन अभी उठा ही था कि सजाता का फ़ोन आ गया। वह परेशान होकर कहने लगी, तुम रात कहाँ थे? मैंने कई बार फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। मैंने उसे बताया कि रात कृष्णा बहन के यहाँ था। सजाता ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा कि वो आज शाम मेरे साथ चाय पिएगी। मैं उसे कैसे इनकार कर सकता था। सर तस्लीम खम करते हुए कहा कि मैं दफ्तर से सीधा उसकी तरफ जाऊंगा। दफ्तर में गैर हाजिर दिमागी के साथ काम करता रहा। दफ्तर टैक्सी में गया था। बॉस ने पूछा कि कल तुम गाड़ी गैराज में ही छोड़ गए थे, क्या बात थी? मैंने उसे बताया कि उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई है, आज वर्कशॉप पहुंचा दूंगा। 4 बजे दफ्तर से छुट्टी करके टैक्सी पकड़ी और सजाता के यहाँ पहुंच गया। वो तैयार थी। उसका मूड किसी रेस्तोरां में चाय पीने का था। कोठी से बाहर निकले तो हैरानी से बोली, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है किशन? खराब हो गई है। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। हम टैक्सी में बैठकर नई दिल्ली के 12 खंबे वाले रेस्तोरां में आ गया। मेरा जहन उस वक्त सिर्फ एक ही मसले पर गौर कर रहा था कि आज रात मैं अपने बंगले से किस तरह निकलूंगा। बातें सजादा से कर रहा था और जहन नई तरकीबें सोचने में मसरूफ था। एक बार जब मैंने सजादा के किसी सवाल का उलट जवाब दिया तो वो ताज्जुब से कहने लगी, किशन डियर तुम क्या सोच रहे हो? मैंने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा, सजाता मैं सोच रहा था कि जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी तो कितनी सुंदर लग रही होगी। वो शर्मा गई। 1 घंटे तक हम रेस्तोरां में बैठे राजो नियाज की बातें करते रहे। इस दौरान मुझे रेस्तोरां में कोई ऐसा मशकूक आदमी दिखाई ना दिया जिसके बारे में मुझे गुमान होता कि ये सीआईडी का आदमी है। सजादा का इरादा फिल्म देखने का था। बड़ी मुश्किल से उसे सर दर्द का बहाना बनाकर टाला। मैं सजादा को अपने साथ टैक्सी में लिए उसकी कोठी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में अचानक मुझे ख्याल आया, क्यों न मैं सजादा के घर से ही रात के वक्त कनीज की बरादरी की तरफ निकल जाऊं। इस तरह मैं अपने बंगले से निकलने के झंझट से बच जाऊंगा। मैंने फौरन अपने लिबास का जायजा लिया जो मुझे बेहद मौजू लगा था। मैंने सजादा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सजादा डार्लिंग, आज मन चाहता है कि रात का खाना तुम्हारे साथ खाऊं, क्या ख्याल है? वो बहुत खुश हुई। वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहना चाहती थी। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने हाथ से काफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। हम सजादा की कोठी पर पहुंच गए। रात का खाना मैंने सजादा के खानदान के साथ खाया। इसके बाद इधर उधर की गप्पें हाँकते रहे। घड़ी ने रात के 10:15 बजे तो मैंने एक नकली जमा ही लिया और जैकेट का जिप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो मुझे छोड़ने गोद तक आई। मैं उसका शुक्रिया अदा करके अकेला कोठियों की तरफ से निकलकर सड़क पर आ गया। अब मुझ पर एक बार फिर अपने ताक़ुब में लगे हुए आदमी का भूत सवार हो गया। बड़ी सड़क पर एक 2 मंजिला नाइट स्टोर था जो रात के 10 बजे खुलता था। मुझे मालूम था कि उसका एक अगबी दरवाज़ा भी है। मैं पतलून की जेबों में हाथ दिए स्टोर में दाखिल हो गया। अंदर काफ़ी गमा गमी थी। मैंने फ़ौरन ही लोगों में गुम हो जाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि अगर कोई मेरे पीछे लगा हुआ है तो उसकी नज़रों से ओझल हो जाऊं। मैं बहुत जल्द स्टोर के अगबी दरवाजे से बाहर निकल गया। सामने 2-3 रिक्शा टैक्सियां खड़ी नजर आईं। मैंने फ़ौरन एक खाली टैक्सी में बैठकर उसे स्टेशन पर चलने को कहा। पिछली सीट पर इस तरह धंस गया कि बाहर से मेरा सर मुश्किल नजर आता था। टैक्सी स्टेशन की तरफ भागने लगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी छोड़ी और दूसरे स्टैंड से लखनऊ रोड के लिए रिक्शा ले लिया। लखनऊ रोड शुरू होते ही मैं रिक्शे से उतर पड़ा और दरियाए जमुना के बंद की ओर में वाक़ई कच्ची सड़क पर चलने लगा। चलते चलते किसी वक्त रुक कर पीछे भी देख लेता था। पीछे सिवाय अंधेरे और बाएं जानब दूर होती तिमारपुर की धुंधली रोशनी के और कुछ नजर न आता। इस तरह मैं बंद वाले दलदली इलाके में पहुंच गया। दलदलों के बीच वाली पगड़ नदी पर से गुजरा, फिर कनीज की बरादरी वाले चबूतरे के पीछे झाड़ियों में उतर गया। उन झाड़ियों को इधर उधर हटाता चबूतरे के शकाब में दाखिल हो गया। सुरिंग में जाते ही कदरे बुलंद आवाज में कोड नंबर बोला। दूसरी तरफ से पोशाली निकल कर मेरे सामने आ गया। अंधेरे में उसने मुझे बाजू से थाम लिया और गहरा सांस लेते हुए बोली, तुम लेट हो गए। तय खाने में मोमबत्ती रोशन थी, तुम तैयार हो? उसने चमकीली आंखों से मुझे देखा और बोली, क्यों नहीं? मैंने कैप्टन के बारे में पूछा। क्या कैप्टन चमड़े का थैला दे गया है?
पोशाली ने तख्त के नीचे से चमड़े का काला थैला निकाल कर मेरे सामने कर दिया। इसमें सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। फिर पोशाली ने थैले में से सारी चीज़ें निकाल कर तख्त पर रख दी। मैं उन चीज़ों को गौर से देखने लगा। उनमें 2 सलेंसर लगे पिस्तौल, 6 देसी बम और 1 फुट लंबी लोहे की 2 सलाखें थीं जो आगे से ज़रा ज़रा मुड़ी हुई थीं। ये अहनी मैन होल का ढक्कन उठाने और मुर्दा खाने का ताला तोड़ने के लिए थीं। हैंड ग्रेनेड हंगामी हालात में इस्तेमाल करने के लिए थे। साइलेंसर लगे पिस्तौल से मुर्दा खाने के बाहर सैफ का कंप्यूटराइज ताला तोड़ना था और मुर्दा खाने के बाहर किसी इंडियन सिपाही से मुठभेड़ की सूरत में उसे अगली दुनिया में पहुंचाना था। पोशाली के लिए एक सियाह तंग पतलून, सियाह जैकेट और सियाह कैनोस शूज भी थे। पोशाली ने फौरन लिबास पहन लिया। मैं पहले ही नीली जैकेट पतलून में था। सरों पर बांधने के लिए उस थैले में 2 सियाह रुमाल भी थे। हमने वो रुमाल अपने सरों पर बांध लिए। एक पिस्तौल पोशाली ने और एक मैंने अपनी जेब में रख लिया। 3 दस्ती बम पोशाली ने और 3 मैंने जैकेट की जेबों में डाल लिए। 1-1 फुट लंबी यानी सलाखें हमने अपने पास रख ली। अब हम अपना मिशन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। खलील भाई पोशाली को जो खाना दे गया था उसके साथ काफ़ी से भरा हुआ एक थर्मास भी था। हम अपने मिशन की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। 12 बजने में भी कुछ वक्त था। हम ठीक 12 बजे वहाँ से निकलना चाहते थे। जब घड़ी ने रात के 12 बजे पोशाली को चलने का इशारा किया, वो फौरन खड़ी हो गई। हम शगाफ से निकलकर झाड़ियों में से गुजरकर कनीज की बरादरी के खंडर के पास आ गया। हमारा रुख तालाब के करीब खलील के पुराने गैराज की तरफ था। गैराज के करीब आते ही अंधेरे में एक तरफ एक वैगन खड़ी नजर आई। उसकी दोनों जानब रेड क्रॉस का सुर्ख निशान बना हुआ था। हम अकबी सिम से अंदर दाखिल हुए थे। फौरन ही खलील अंधेरे से निकलकर हमारे सामने आ गया। उसने भी काले रंग का गर्म कोट पहन रखा था और सर पर उसी रंग की ऊनी टोपी थी। उसने कलमा शरीफ पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारी और दरवाज़ा खोलकर वैगन की अगली सीट पर बैठ गया। मैं और पोशाली वैगन के पीछे उसके लकड़ी के फर्श पर बैठ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वैगन दिल्ली की सर्दी में ठुठरती सुनसान सड़कों पर भागती फौजी अस्पताल की तरफ चली जा रही थी जो वहां से 10-12 किलोमीटर के फासले पर था। वैगन ने कई मोड़ काटे, कई चौराहे अबूर किए, हत्ता के एक सड़क पर पहुंचकर वैगन की रफ्तार धीमी पड़ गई। खलील ने पीछे देखते हुए कहा, अस्पताल आ रहा है। हमने बाहर देखा। हम रामरेला ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे। सामने मिलिट्री अस्पताल की 2 मंजिला इमारत में कहीं कहीं मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। हमारी दूसरी जाने वाली शान बंगलों की कतार पीछे जा रही थी। उन बंगलों में सिर्फ गेट और पोर्च की बत्तियां जल रही थीं। सड़क सुनसान थी। वैगन रामरेला ग्राउंड का एक मोड़ काट कर मिलिट्री अस्पताल की ऊंची बिल्डिंग के पहलू वाली सड़क पर आ गई। अब उसकी रफ्तार मजीद कम हो गई थी। मैंने पोशाली के कंधे को जरा सा दबाते हुए कहा, पहले मैं उतरूंगा, तुम मेरे पीछे आओगी। पोशाली की आंखें चमक रही थीं। उसने जवाब देने के बजाय इस बात में सर हिला दिया। वैगन खास जगह पर पहुंचकर साकत हो गई। खलील ने सरगोशी में कहा, मैन होल का ढकना वैगन के नीचे है। तुम लोग उतरकर जल्दी से वैगन के नीचे चले जाओ। मैं वैगन का बोनट उठाकर यह जाहिर करूंगा कि जैसे वैगन का इंजन फेल हो गया है। मैंने पोशाली को मुतवज्जो करते हुए कहा, ओके। इसके साथ ही मैंने बड़ी एहतियात से वैगन का कभी दरवाज़ा खोला और सड़क पर रेंग गया। पोशाली ने मेरी तकलीद की। लोहे का हुक्म मैंने हाथ में थाम रखा था। हमें बाहर सड़क पर खलील भाई की अगली खिड़की खोलकर नीचे उतरने और फिर वैगन का बोनट उठाने की आवाज़ आई। हमने अपना काम शुरू कर दिया। मैन होल के यानी ढक्कन की दोनों जानब कुंडे बने हुए थे। एक कुंडे में पोशाली ने और दूसरे कुंडे में मैंने लोहे का हुक फंसाकर ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी सी जोर आजमाई के बाद हम मैन होल के ढक्कन को एक तरफ से उठाने में कामयाब हो गए। गटर में नागवार बू का एक झोंका हमारे चेहरों को छूकर गुजर गया, लेकिन दूसरे इलाके में ताज़ा हवा का झोंका भी महसूस हुआ। ताज़ा हवा का शायद हंगामी हालात के लिए बंदोबस्त किया गया था। ढक्कन को ऊपर उठाकर लोहे की सलाख के सहारे खड़ा कर दिया गया। दूसरी यानी सलाख मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैन होल में अब इतनी जगह बन गई थी कि हम नीचे उतर सकते थे। नीचे अंधेरा था मगर लोहे की सीढ़ी टटोलने से मिल गई। सबसे पहले मैं मैन होल में उतरा। पोशाली ने नीचे उतरने से पहले मैन होल के ढक्कन को नीचे गिराते वक्त उसमें अपनी सलाख इस तरह से फंसा दी थी कि बाहर से मैन होल का ढक्कन रात के वक्त ढका हुआ लगता है, लेकिन वापसी पर हम अपनी सलाख को हटाकर उसे आसानी से उठा सकते थे। गट्टर अंदर से काफ़ी कुशादा था। बीच में गंदे पानी की एक छोटी सी नाली बह रही थी
और दोनों जने फुटपाथ बने हुए थे। आगे कहीं कोई 60 वोल्ट का बल्ब रोशन था, जिसकी धुंधली रोशनी में हमें गटर की दीवार पर लगे हुए बिजली के मोटे मोटे तार साफ नजर आ रहे थे। हमने दीवार के साथ लगकर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। गटर थोड़ी दूर चलने के बाद एक तरफ घूम गया। यहाँ मोड़ पर छत के साथ कमजोर सा बल्ब रोशन था। कैप्टन ने मुझे जितने कदम गटर के अंदर चलने को कहा था। जब मैं उतने कदम चल चुका तो रुक गया। मैंने पोशाली की तरफ देखा। उसने छत की तरफ इशारा किया। जहाँ चंद कदम के फासले पर मुझे लोहे का जेना ऊपर को जाता नजर आया। यह जेना दीवार में था। यही वो मेन होल था जो मुर्दा खाने के हक में जाकर निकलता था। ऊपर अंधेरा था। मैंने लोहे की सलाख पतलून से निकालकर हाथ में ले लिया और पोशाली के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, पहले मैं निकलूंगा। जब आहिस्ता से 3 बार ठक ठक करूं तो तुम भी ऊपर आ जाना। यह कहकर मैं लोहे का छोटा सा जीना चढ़कर मेन होल के बंद ढकने के नीचे आ गया और लोहे की सलाख से ढक्कन को एक तरफ से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। मुझे दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन बिलाकर मैं मेन होल के ढक्कन को एक तरफ उठाने में कामयाब हो गया। इस काम में मुझे पूरे 10 मिनट लग गए थे, लेकिन मैं एक आदमी के गुजरने का रास्ता बनाने में कामयाब हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन बाहर निकाली। मुझे कोई 15-20 कदमों के फासले पर अंधेरे में एक दीवार का हिबला नजर आया। उसके सामने की जानिब कुछ फासले पर कोई बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी वहां तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी फीकी हो गई थी। मैंने दाएं बाएं देखा। मेरे दोनों जानब मिलिट्री अस्पताल की ऊंची दीवार थी। बाएं तरफ कुछ दरख्त थे, जिनके दरमियान खूब अंधेरा था, जिनमें फौजियों के होने का इम्कान था। मैं एहतियात के साथ मैन होल से निकलकर घास पर लेट गया और रहनी सलाख मैन होल के अंदर डालकर जहने पर आहिस्तगी से 3 बार ठक ठक किया। दूसरे इलमे पोशाले भी मैन होल से निकलकर साथ ग्राउंड की घास पर ऊँधी लेटी थी। हम जमीन से सर जरा ऊंचा किए मुतजस्सिस नज़रों से अंधेरे और नीम अंधेरे में किसी फौजी या गार्ड की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। मैन होल के ढक्कन को हमने वैसे ही पड़े रहने दिया था, क्योंकि इसके जरिए हमें वापस भी जाना था। मुर्दा खाने का दरवाज़ा मेरी तरफ है, तुम बाएं तरफ से और मैं दाएं तरफ से। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी की। उसने इस बात में सर हिलाया और हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। 5 मिनट के बाद मैं गार्डिनिया की बाड़ की ओट में बिल्कुल साकत लेटा था। मेरी आंखें सामने की तरफ लगी थीं, जिधर से पोशाली को आना था। मुर्दा खाने का बंद दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा था। उसके आगे छोटा सा ऊंचा थड़ा बना हुआ था। फिर मैंने उस थड़े की ओट में एक इंसानी साय को सांप की तरह रेंग कर आते और एक जगह रुकते देखा। यह पोशाली थी। उसने भी मुझे देख लिया था। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि मेरे कानों में भारी जूतों की चाँप की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना पिस्तौल वाला हाथ जैकेट के नीचे कर लिया था कि 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे बाहर निकाल सकता था। मैंने दम साध कर नीम आंखों से देखा। 2 फौजी कंधों पर स्टीन गन्ने लटकाए बातें करते मेरी तरफ ही आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर से धड़का, मगर फौरन ही मैंने अपने आप को संभाला और अंधेरे में सांस रोके पड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे करीब से गुजर जाएंगे और मैं उन्हें नजर नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसा न हुआ। मेरा ऊपर का सांस ऊपर रह गया, क्योंकि उन्होंने मुझे अंधेरे में पड़े देख लिया था। पिस्तौल पर मेरी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई। दोनों मेरे पास आकर रुक गया। एक ने झुक कर मुझे देखा। कोई लाश पड़ी है। अभी उसने यह जुमला पूरा ही किया था कि मेरा हाथ बरक रफ्तारी के साथ जैकेट से बह रहा और पिस्तौल से ठक की आवाज़ के साथ गोली निकलकर सीधी उसके सीने में घुस गई। वो मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। दूसरे फौजी ने पलक झिपकते ही कंधे पर से स्टीन गन उतार कर नाली का रुख मेरी तरफ कर लिया, मगर मैंने उसे मोहलत नहीं दिया। दूसरी ठक की आवाज़ सुनाई दी और दूसरा फौजी भी लड़खड़ा कर वहीं ढेर हो गया। मैंने एक झटके से अपने ऊपर गिरे हुए इंडियन फौजी को परे किया। वैशाली पिस्तौल हाथ में लिए ज़मीन से लग कर बैठी उस तरफ देख रही थी जिधर से दोनों फौजी आए थे। उसे मैंने इशारे से करीब किया। उसकी मदद से मैंने लाशों को घसीट कर झाड़ियों की बाढ़ की ओट में लुढ़का दिया। हम दोबारा मुर्दा खाने के दरवाजे को बढ़े, लेकिन अब हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। दरवाजे के सामने मैंने आहनी सलाह को कफल में डालकर झटका दिया तो खट की आवाज़ से ताला टूट गया। हम दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। मुर्दा खाने में घुप अंधेरा था। फिजा में स्पट और अजीब तेज किस्म की दवाओं की बू फैली हुई थी। अब नीचे चलो, वक्त कम है। पोशाली ने मुझे आगे की तरफ धकेला। अंधेरे में हमें दीवार के साथ कुछ स्ट्रेचर पड़े नजर आने लगे। हमारे जिस्मों में तेजी आ गई थी।
अंधेरे में कुछ कुछ दिखाई भी देने लगा था। एक जानिब तंग सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। हम जल्दी से सीढ़ियाँ उतर कर तहखाने में आ गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे दीवार के साथ ऊंची ऊंची अलमारियां नजर आने लगी, जिनमें मर्तबान पड़े थे। माइक्रोफिल्म सेट उसी अलमारी के पीछे हो गया। वैशाली ने सरगोशी किया। अभी हम दीवार की तरफ बढ़े ही थे कि ऊपर धड़ाक से दरवाज़ा खुलने और साथ ही किसी के दूर से हैंड्स अप पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन टॉर्च बुझाई और पोशाली को लेकर तहखाने की सीढ़ियों की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। ऊपर भारी बूटों की आवाज़ें तेज़ी से आने लगी। साथ ही ऊपर किसी ने टॉर्च जला दिया। फिर एक करख्त आवाज़ आई, अबे मलखी राम जंगली, नीचे जाकर तहखाने में देखो, ताला टूटा हुआ है, ज़रूर कोई अंदर है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों ने अपने साथियों की बाड़े के पास पड़ी हुई लाशें नहीं देखी। ऊपर जो टॉर्च जलाई गई थी उसकी रोशनी अब सीढ़ियों में आने लगी। वैशाली और मैं पिस्तौल लिए मरने मरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। एक फौजी धुप धुप नीचे उतरने लगा। जो ही उसने तहखाने के फर्श पर पाँव रखा, मैं भूखे शेर की तरह उस पर झिपटा और अपना लोहे की लठ जैसा बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। सरगोशी की, अस्टीन गन नीचे गिरा दो, नहीं तो तेरा सर पाँच पाँच कर दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो अगरचा फौजी था, मगर उस वक्त मेरे शिकंजे में आ चुका था। उसकी ठोड़ी ऊपर को उठ गई थी और हलक से खर खर की आवाज़ें निकलने लगी थीं। मैंने घुटना उसकी पीठ पर मारा। फौजी ने अस्टीन गन नीचे फेंक दिया। वैशाली ने लपक कर उसे उठा लिया।